नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। आज राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो सस्पेंस करीब करीब खत्म हो गया। कई सवालों के जवाब मिल गए आज। मसलन कि सोनिया की विरासत किसे मिलने वाली है, क्या राहुल फिर से यूपी में वापस आएंगे या प्रियंका गांधी की भूमिका क्या होने वाली है। आज राहुल ने रायबरेली से नामांकन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सवाल खत्म हो गए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल को विरासत मिल तो गई है, लेकिन क्या वो रायबरेली में इसे बचा पाएंगे? इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले फटाफट आपको मूड मीटर के वो सवाल बता देते हैं जिसका देना है आपको जवाब। और आज जो सवाल हैं जिस पर आपको जवाब देना है, सबसे पहला सवाल नंबर 1, रायबरेली सीट प्रियंका वाड्रा को नहीं सौंपने की वजह आपको क्या लगती है? क्यों रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं प्रियंका गांधी, जैसी कि चर्चा थी? और आपके सामने ऑप्शन है कि बेटी से भेदभाव वाला फैसला है, ऑप्शन बी है पुत्र मोह में एक कदम उठाया गया है, और ऑप्शन सी है एक कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। सवाल नंबर दो है कि क्या राहुल गांधी रायबरेली में पारिवारिक विरासत को बचा पाएंगे? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं, अमेठी वाला हाल होगा, ऑप्शन बी रायबरेली में जीत पक्की है, और ऑप्शन सी 50-50 का चांस है। क्या सोचते हैं आप? जल्दी जल्दी हमें बताना शुरू करिए। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा को 2024 के चुनाव में क्यों नहीं उतारा? यह सवाल नंबर 3 है, और इसका ऑप्शन है कोई सुरक्षित सीट नहीं मिली, इसलिए कोई ऐसी सीट नहीं कांग्रेस को दिख रही थी जहां से कि जीत पक्की मानी जाए, इसलिए प्रियंका गांधी को नहीं उतारा गया। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, वायनाड के उपचुनाव में उतारने की रणनीति है, इसलिए नहीं इस चुनाव में लड़ रही हैं, ये ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी, प्रचार के लिए ज्यादा वक्त निकाल पाएंगे प्रियंका गांधी, इसलिए उनको चुनाव में कहीं से नहीं उतारा गया है, ये ऑप्शन सी है। क्या सोचते हैं इन सवालों के जवाब में? इसका जवाब देने के लिए आप अपना मोबाइल कैमरा ऑन कीजिए, क्यूआर कोड जो आपको आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसे स्कैन करिए और जवाब भरकर फटाफट भेजना शुरू करिए। और हां, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि इनाम पाने वाले लकी वोटर को भी जो है इसी के जरिए इनाम मिलता है। और अब हम लौटते हैं आज के मुद्दे पर। अब जब आधा चुनाव खत्म हो चुका है, तो आखिरकार यूपी के रण में राहुल ने कदम रख दिया है। 2019 में अमेठी में हार के बाद राहुल वायनाड चले गए। वाया रायबरेली राहुल की यूपी में वापसी पर पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार पहले जरा उसको सुन लीजिए आप। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। तो राहुल डरकर वायनाड भागे थे, ऐसा बीजेपी कहती रही है। अब लौटे हैं तो लोग फिर से कह रहे हैं कि डरकर लौटे। सियासत में डर अच्छी और बुरी दोनों चीज हो सकती है। बहरहाल कांग्रेस की कहानी में डर के साथ साथ सस्पेंस भी खूब था। सोनिया अपनी विरासत किसे सौंपेंगी? राहुल लौटेंगे तो अमेठी आएंगे या नहीं? प्रियंका का क्या होगा? ऐसे कई सवाल थे जो तैरते रहे। आखिरकार ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने बेटे के हक में फैसला किया। अंदर खाने से जो खबर आ रही है, अगर उस पर यकीन करें तो यह फैसला सोनिया गांधी ने ही किया कि रायबरेली से चुनाव प्रियंका नहीं राहुल लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी अपनी विरासत राहुल को ही देना चाहती थी। सोनिया की इमोशनल अपील के बाद ही राहुल ने अपना रुख बदला। वो पहले यूपी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। वायनाड सीट छोड़ने को लेकर राहुल ने परिवार और पार्टी दोनों के सामने अपनी शर्त रखी कि अगर वो दोनों जगह जीत जाते हैं तो वायनाड अगर छोड़ेंगे तो वहां से परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा। इधर प्रियंका गांधी थी कि वो तेलंगाना की एक सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, मगर राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि
परिवार के सारे लोग साउथ की पॉलिटिक्स में फंस कर रह जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यह बात राहुल और कांग्रेस पार्टी भली भांति समझती है और इसीलिए इस पर मंथन हुआ, काफी देर चर्चा हुई, फिर मीटिंग में तय हुआ कि प्रियंका इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी और राहुल की वायनाड वाली जो शर्त थी वो प्रियंका ने मान लिया। मतलब वायनाड में उपचुनाव हुआ तो प्रियंका उम्मीदवार बनेंगी, ऐसा कहा जा सकता है, जो अंदर खाने से खबर आ रही है। इस पूरी चर्चा के बाद राहुल ने रायबरेली से जाकर पर्चा भरा और इस तरीके से नॉर्थ और साउथ दोनों की सियासत को साधने का प्लान बनाकर पार्टी आगे बढ़ी और उसके बाद नॉमिनेशन का काम हुआ। कांग्रेस के इस फैसले को आप चुनावी रणनीति की तरह देख सकते हैं, जैसा कि जयराम रमेश दावा कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक प्रियंका के करीबी रहे प्रमोद कृष्णम और जो मौजूदा बीजेपी के बाकी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी परिवार की राजनीति का शिकार हो गई। जरा सुनिए। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। तो राहुल जब यूपी लौटे तो अमेठी क्यों नहीं आए, ये सवाल तो है ही अपनी जगह। सवाल तो ये भी है कि विरासत का फैसला करने की बारी आई तो सोनिया ने भी क्या बेटे और बेटी में भेदभाव किया। लोग पूछेंगे कि पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी जब राहुल को दी गई तो मां ने अपनी सीट बेटी को क्यों नहीं दिया। ये सवाल अपनी जगह रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि क्या रायबरेली का रास्ता राहुल के लिए आसान होने वाला है। यहां भी राहुल के सामने कोई आसान चुनौती नहीं। अगर आप आंकड़ों पर गौर करिए तो आपको यह साफ साफ समझ में आएगा। जरा दिखाइए 2009 से 2019 तक के रायबरेली के अगर रिजल्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे राहुल के लिए यह आसान नहीं होने वाला है। 2009 में सोनिया गांधी को 4,81,490 वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़े बीएसपी के आरएस कुशवाहा को 1,09,325 वोट मिले। सोनिया गांधी करीब 4.25 लाख वोट से जीती थी 2009 में। उसके बाद फिर 2014 के चुनाव हुए और उसके नतीजे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे रायबरेली में भी चुनौतियां बढ़ती चली जा रही। यहां इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के अजय अग्रवाल से था। इस बार सोनिया गांधी करीब 3.5 लाख वोट से संसद में पहुंची, यानी कि इस बार जीत का जो मार्जिन था वो घट गया। लेकिन असली चुनौती 2019 में देखने को मिली, जब सोनिया की जीत का मार्जिन घटकर सिर्फ 1,67,000 रह गया। यानी कि पिछले 3 चुनावों में रायबरेली में भी कांग्रेस का जनाधार तेजी से खिसका है। इसलिए राहुल के लिए रायबरेली का रास्ता आसान होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों में जो आपको चुनौती साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर समीकरण पे भी गौर करें तो यह चुनौती आपको दिखेगी। अगर रायबरेली लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों को देखें तो उसमें 2022 में यहां की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और रायबरेली विधानसभा सीट पर बीजेपी की अदिति सिंह का कब्जा था, सदर वाली सीट पर, जो अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई।
अब रायबरेली का समीकरण अगर एक तरीके से देखा जाए तो अलग है, एक और समीकरण बिगड़ा है। और आपको बता दें कि यहां से अदिति सिंह की जो असेंबली सेगमेंट है वहां से करीब 70,000 की लीड मिली थी सोनिया गांधी। एसपी के मनोज पांडे भी बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित हैं और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट भी डाला। 2019 लोकसभा के हिसाब से देखें तो अदिति सिंह और मनोज पांडे की सीट से सोनिया गांधी को अगर दोनों को मिला दें तो 90,000 वोट की लीड मिली और इस बार दोनों क्षेत्र को मिलाकर 90,000 वोट का नुकसान हुआ। तो रायबरेली का रास्ता राहुल का कितना मुश्किल होने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो पिछले चुनाव में जिस तरीके से सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन कम हुआ था उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को रायबरेली में भी कड़ी चुनौती मिलने वाली। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि अमेठी सीट पर समीकरण कुछ इसी तरीके से बदले थे। अगर आप अमेठी की सीट को देखेंगे पिछले 2-3 लोकसभा सीटों के में जब वहां किस तरीके से जनाधार खिसका और कैसे कांग्रेस के हाथ से अमेठी सीट निकल गई, ये अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा और आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रायबरेली सीट पे भी उसकी पुनरावृत्ति होने वाली। 2009 में राहुल अमेठी सीट से 3,70,000 वोट से जीते थे, मगर 2014 में यह आंकड़ा कम हो गया और 1,07,000 सीट से 1,07,000 वोट से मात्र जीत पाए राहुल गांधी। लेकिन वहां उस समय स्मृति ईरानी उनके मुकाबले में खड़ी थी और इस हार के बाद स्मृति ने मैदान नहीं छोड़ा। वो 5 साल तक लगातार वहां काम करती रही, लोगों के बीच में रही और जब 2019 में चुनाव हुए तो उन्होंने राहुल को 55,000 वोट से हरा दिया और एक तरीके से राहुल का पैकअप हो गया अमेठी से। तो अगर आप देखें तो कैसे 3 चुनाव में धीरे धीरे जनाधार खिसकता रहा और अमेठी गांधी खानदान के हाथ से निकल गया, उसी ढंग से एक तरीके से एक ट्रेंड दिख रहा है कि रायबरेली में भी लगातार जो जीत का मार्जिन है वो कम होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि रायबरेली भी उसी रास्ते पे। नतीजे क्या होंगे कहना मुश्किल है। बहरहाल राहुल के फिर से यूपी लौटने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, इसमें कोई दो मत नहीं। इस जंग का अंजाम चाहे जो हो लेकिन लड़ाई जबरदस्त होने वाली है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। सवाल यह है कि राहुल इस जंग में कांग्रेस की अपने मां की जो विरासत है उसको बचा पाएंगे या नहीं। और इन्हीं सवालों को लेकर हम चलते हैं आज के मेहमान के पास। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और चंद्रमोहन शर्मा हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। चंद्रमोहन शर्मा, ये मुमकिन है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला एक चुनावी रणनीति के तहत लिया गया फैसला हो, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल डर कर उन्होंने अमेठी सीट छोड़ दी और यह डर था स्मृति ईरानी से हार का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना आसान समझा। देखिए रंजीत, जब किसी बात की शोरात का स्टार्ट ऐसा हो तो उसका हर्ष कैसा होगा ये भाजपा की हलचल से पता चलता है। और आज भाजपा की पूरी नेताओं की बौखलाहट ये बात साबित करती है कि राहुल लड़ेंगे अमेठी से, मीडिया कहती थी अमेठी से, भाजपा का तंत्र कहता था अमेठी से, और एक चाल ने सारा शतरंज बिगाड़ दिया और एक कार्यकर्ता केएल शर्मा सामने खड़ा कर दिया। वो कार्यकर्ता जो पिछले 40 साल से अमेठी के जनमानस के साथ था, गांधी परिवार के साथ था, उस कार्यकर्ता की आवाज जो अमेठी की आवाज है, वो आवाज लाके दिया आपके सामने, देश के जनता के सामने, अमेठी के सामने। जो लोग ये कहते थे कि अब अमेठी में घर बनाते हैं, वो कैंडिडेट दिया जिसका घर, जिसकी जमीन, जिसका संसार 40 साल से अमेठी में था। ये कांग्रेस की पहचान है, ये उस पहचान है जो एक कार्यकर्ता को वो सम्मान भी देती है, जो सम्मान उसके शीर्ष नेतृत्व के परिवार की सीट का है। ये गौरव एक कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता को मिलता है, जिस गौरव का समाधान केएल शर्मा अपने सम्मानित होने के ऊपर बयां कर रहे हैं। ये भाजपा के पास नहीं होता है। और रही बात रायबरेली की, रायबरेली भी जीतेंगे, अमेठी भी जीतेंगे, और जो मेहमान आके टिक गए हैं उनकी विदाई भी बहुत आराम से करेंगे और शिष्टाचार से करेंगे।
जैसे उनकी चांदनी चौक से करी थी। वक्त की शुरुआत हो गई है और आंधी की तूफान हो गया है। आने वाला वक्त देखिए अंजाम क्या होगा, ये वक्त बता देगा। प्रेम शुक्ला, ये आंधी और तूफान, एक तरफ ये दावा है कि आंधी है और तूफान है, और दूसरी तरफ आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई आंधी और तूफान जो पिछले कई सालों से, दशकों से वहां चलता रहा है गांधी परिवार के नाम पे, वो अब एक कमजोर हवा में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? रंजीत जी, अगर तूफान है तो उसमें धूल धूसरित अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो श्रीमान राहुल गांधी हैं, जो 2019 में अमेठी से जिनको दारुण पराभव का सामना करना पड़ा और वायनाड भाग खड़े हुए। इस बार उनको वायनाड में भी अपनी पराभव अवश्यम भावी दिखाई दे रही है, इसलिए रायबरेली का विकल्प चुनाव, और अमेठी में तो चुनाव जीत नहीं सकते थे। कारण उसका है कि जमीनी हकीकत ये है कि अमेठी और रायबरेली में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी चुनाव जीतना तो दूर, दूसरे क्रमांक पर भी नहीं है, तीसरे या चौथे क्रमांक पर कांग्रेस के प्रत्याशी अधिकांश सीटों पर है। ऐसे में अमेठी का इस बार का आप समीकरण देखें तो 5 विधायकों में से 5 के 5 विधायक श्रीमती स्मृति ईरानी के पक्ष में खड़े हैं। एक भी विधायक कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नहीं है, और रायबरेली में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है। हाँ, कुछ विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, और श्रीमान राहुल गांधी को लगता है कि हमको उत्तर प्रदेश में अपनी लाज बचाने के लिए उन अखिलेश यादव के कंधों की सवारी का अवसर मिल सकता है जिनसे वो 2012 के चुनाव तक संघर्ष कर रहे थे। 2009 तक जो लोग श्रीमान अखिलेश यादव, उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव, उनके पिता श्रीमान मुलायम सिंह यादव को जेल भेजने की बात कर रहे थे, इसी रायबरेली के एक कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, पारंपरिक परिवार के कार्यकर्ता श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अखिलेश सिंह यादव के पिता और उनके परिवार के खिलाफ बेहिसाबी संपत्ति की जनहित याचिका दायर की थी और सीबीआई की जांच कराई गई थी। और कालांतर में विश्वनाथ चतुर्वेदी का ही आरोप है कि इस पीआईएल के बदले में ही जो सीबीआई जांच हुई थी, कपिल सिब्बल ने डील करके परमाणु समझौते पर मुलायम सिंह यादव परिवार का समर्थन हासिल किया था कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए। और अमर सिंह ने एक पत्रिका को दिए गए अपने साक्षात्कार में इस सत्य को स्वीकारा था। उस समय अमर सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी के महामंत्री, महासचिव हुआ करते थे। तो इस सत्य को हर कोई जानता था कि आपको याद ही होगा श्रीमती सोनिया गांधी ने 2006 में त्यागपत्र क्यों दिया था रायबरेली से, और फिर चुनाव क्यों लड़ी थी, समाजवादी पार्टी से झगड़े में ही लड़ी थी। आपको याद होगा, आप पुराने पत्रकार हैं। तो आज उसी समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर किसी तरह से चंद्रमोहन शर्मा, अपनी कोई ताकत, कांग्रेस की अपनी कोई ताकत नहीं बची है यूपी में, और यहां तक कि रायबरेली और अमेठी में भी कोई ताकत नहीं बची है, यही प्रेम शुक्ला कह रहे हैं। और ये सच है कि जो अदिति सिंह आपके साथ थी, अब वो कांग्रेस, अब वो बीजेपी के साथ हैं। सबसे ज्यादा जहां बढ़त मिली, 70,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली थी सोनिया गांधी को पिछली बार, अब वो बीजेपी के साथ है। मनोज पांडे भी बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी से जीतकर जो विधायक आए थे। तो भाई अगर इस तरीके से वहां भी समीकरण आपके खिलाफ जा रहे हैं, ये राहुल गांधी कहीं ऐसा फिर से अमेठी वाला हाल तो नहीं होने वाला है? देखिए, जब आंखों का चश्मा अगर कोई उतार के दिखेगा और वो एक तरफ से बंद कर देगा देखना, तो उसको दोनों आंखों से दिखाई देगा, फिर उसका कोई भी एक आंख के चश्मे का नंबर नहीं बनेगा। कुछ नया समीकरण बताइए आप। मैं दे रहा हूं कुछ नया समीकरण आप जरूर बताइएगा, लेकिन एक सेकंड दीजिए मुझे। मैं एक सवाल का जवाब ले लेता हूं जो लोगों से हमने पूछा, लोगों का जवाब एक बार शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। कि रायबरेली सीट प्रियंका वाड्रा को नहीं सौंपने की क्या वजह लगती है, ये सवाल हमने पूछा था, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा एक बार दिखाइए जल्दी से। करीब 13% लोग कहते हैं कि ये बेटी से भेदभाव वाला फैसला है और पुत्र मोह में एक उठाया गया कदम, ऐसा मानने वाले लोग ज्यादातर लोग हैं। ये करीब 65% लोग मानते हैं
कि सोनिया गांधी ने पुत्र मोह में यह फैसला किया है। और 22% लोग ही इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि जयराम रमेश और कांग्रेस के बाकी नेता कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कांग्रेस की रणनीति है। ऐसा मानने वाले सिर्फ 22% लोग हैं। चंद्रमोहन शर्मा, आप बताइए। हाँ, चंद्रमोहन शर्मा, आप जिस रणनीति की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि दूसरे तरफ से भी देखना चाहिए, वो जरा दूसरे चश्मे से देख के बताइए हमें कि क्या रणनीति, क्या दिख रही है, क्या उम्मीद दिख रही है रायबरेली? आप अगर चश्मा उतार के देखेंगे तो आपको रणनीति दिखेगी देश की रणनीति के अंदर, अमेठी के अंदर मैंने क्या बोला जिसका आपने जवाब सुन के अनदेखा कर दिया। रायबरेली की बात करिए ना, रायबरेली की बात करिए ना राहुल। अब अमेठी की बात क्यों करना? अब केएल शर्मा की बात नहीं करना, अब राहुल की बात करिए ना। हाँ, चलते हैं ना, अमेठी से चलते हैं। अमेठी का आपको ज्यादा इंतजार था भाई साहब। एक मुझे प्रॉब्लम समय कम है ना, फिर जो असली बात है उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। जो असली लड़ाई है तो अब तो रायबरेली शिफ्ट हो गई है। रायबरेली की बात करिए ना। आपके वहां एक भी विधायक नहीं है। देश 5 विधानसभा सीट, 5 असेंबली सेगमेंट में से एक भी आपके पास नहीं है। 5 असेंबली के अंदर 5 विधायक ना होना और 1 सांसद का होना, हाँ, ये तय करता है कि उसका जाना निश्चित है। अच्छा, और उसका जाना निश्चित है देश के अंदर उन मुद्दों के कारण जिन मुद्दों से भाजपा और भाजपा के नेता कतराते हैं, और वो लोग उन मुद्दों की बात नहीं करते जिनको इस मुद्दों पे बात करनी चाहिए। पहला। दूसरा यह है कि आप कहते हैं अमेठी से चले जाइए। क्यों चला जाए अमेठी से? अमेठी के अंदर क्या भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता था? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता था केएल शर्मा। लेकिन आज उनका गढ़ है साहब, आज उनका गढ़ है, वो इतना मजबूत है कि वहां से राहुल गांधी को हटना पड़ा, वायनाड जाना पड़ा। कुछ लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी रायबरेली से, अमेठी से भाग गए, यूपी से भाग गए। तो आज राहुल गांधी जी यूपी में भी है, रायबरेली में भी है, अमेठी में भी है, और टिंका जी लगातार रहेंगी। ये इलेक्शन बहुत मजेदार होगा, आप भी होगा और मैं भी होऊंगा। नहीं, इलेक्शन तो मजेदार होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन रायबरेली में सीट फंसेगी नहीं, इसके लिए इसमें क्या समीकरण देख रहे हैं जरा बताइए हमें भी। हमने अपने चश्मे से जो देखा उसमें एक समीकरण हमने बताया कि भाई ये इस तरीके से ये सीट फंसती हुई थोड़ी दिखती है। आपको लगता है कि नहीं, अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो आपके पास कोई समीकरण है? दूसरा वाला चश्मा जिसकी बात कर रहे थे, बताइए ना कुछ। बोलो, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। नहीं, बता ही नहीं रहे आप अमेठी चले जा रहे हैं। मेरे पास समय भी नहीं है। हाँ। रायबरेली का युवा जनता जो देश के अंदर रोजगार मांग रहा था, हाँ, वो समीकरण है। रायबरेली की वो महिलाएं जो भाजपा के अंदर रहते हुए और भाजपा के अंदर प्रताड़ित होती हैं, हाँ, और उनका शिकार होता है, वो मुद्दा है। और भाजपा के ठीक है, तो कुल मिलाकर के रणनीति नहीं है, कोई रणनीति, कुल मिलाकर के कोई समीकरण नहीं है। कुछ मुद्दे हो सकते हैं, कुछ मुद्दे हो सकते हैं, कुछ रणनीति हो सकती है, लेकिन समीकरण आपके पक्ष में नहीं है, ये तो दिख रहा है। जल्दी से जरा 2 सवाल और जो हमने पूछे थे उसके भी जल्दी से जवाब दिखा दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी रायबरेली में पारिवारिक विरासत को बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, अमेठी वाला हाल होगा ऐसा मानने वाले लोग 81% हैं, और 14% लोग कह रहे हैं 50-50 का चांस है। बाकी लोग जो एक रायबरेली में जीत पक्की है ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 4% हैं। सवाल नंबर 3 कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा को 2024 चुनाव में क्यों नहीं उतारा? यह सवाल हमने पूछा था और इसके जवाब में आप क्या कह रहे हैं? कोई सुरक्षित सीट नहीं मिली जहां से जीत पक्की दिख रही हो, ऐसा मानने वाले लोग करीब 76% हैं, और 10% लोग कहते हैं कि प्रचार के लिए वक्त देने की रणनीति है, और 14% लोग कहते हैं कि वायनाड से उपचुनाव में उतरेंगी। और अब जल्दी से हम बता देते हैं कि आज के जो हमारे 2 लकी विजेता हैं उनके नाम दिखा दीजिए जल्दी से। अंगद खन्ना हैं उत्तर प्रदेश, और सरोज शर्मा उत्तर प्रदेश के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम दिखा रहे हैं। बाकी और जो 2 लोग हैं उनके नाम भी जल्दी से दिखा दीजिए जो आज के लकी वोटर हैं। मोहन मिश्रा बिहार और संगीता कुमारी पश्चिम बंगाल की। ये इन चारों को मिलता है मूड मीटर की तरफ से आज का इनाम।